नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री ऑल पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश, और गुर्जर प्रतिहार वंश में अपन ने चर्चा की थी महिपाल प्रथम की। और महिपाल प्रथम के बारे में अपन जब पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने बहुत अच्छी बात डिस्कस की थी। पहले अपन ने महिपाल प्रथम के किस प्रकार सत्ता प्राप्त की उसके बारे में चर्चा की थी, सौतेले भाई को किस प्रकार पराजित किया, किन शासकों के सहयोग लिया। उसके बाद में अपन ने चर्चा की कि महिपाल प्रथम की उपाधियां क्या थी। उन उपाधियों के बारे में चर्चा करते हुए अपन ने चर्चा की थी कि महिपाल प्रथम का राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से क्या हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ, महिपाल प्रथम पराजित हुआ और कन्नौज और उज्जैन को इंद्र तृतीय ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन इंद्र तृतीय को क्या करना पड़ा, क्योंकि उसका राज्य दक्कन में स्थित होने के कारण उसको अपने राज्य में वापस लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी दूरी पर किसी दूर स्थित राज्य को अपने अधीन रखना काफी मुश्किल कार्य था, क्योंकि हो सकता है कि उसके गृह राज्य में क्या हो सके। इस महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध संस्कृत के कवि और नाटककार राजशेखर ने क्या किया है, अपने ग्रंथ में, जिसे अपन बाल रामायण कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्रचंड पांडव है। उस प्रचंड पांडव में महिपाल प्रथम के युद्ध विजयों की जानकारी अपन को मिलती है, और उन कौन कौन क्षेत्रों को विजय की थी उन सबकी अपन को जानकारियां मिलती है। तो देखिए, अपन बात करते महिपाल प्रथम की विजय, कौन कौन से क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की। जानकारी का सोर्स क्या है, जानकारी का स्रोत क्या है, तो क्या है, राजशेखर की रचना, राजशेखर की रचना प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव। कौन सी रचना, राजशेखर की रचना प्रचंड पांडव, या जिसे अपन बाल भारत कहते हैं, से महिपाल प्रथम के द्वारा विजित क्षेत्रों की जानकारी अतिशयोक्तिपूर्ण मिलती है। यानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है इनकी विजयों को, ठीक है। तो किनकी विजयों की जानकारी मिलती है इस ग्रंथ से, तो महिपाल प्रथम की जानकारी मिलती है। देखो, उसने कौन कौन से क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, तो यहां से लिखता हूं मैं, मूरल, मेकल, कलिंग, केरल, कुतुल, कुंतल। और देखो, मूरल कौन सा क्षेत्र था, तो मूरल ध्यान रखना नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र। तो वहां पर रहने वाली जातियों को इसने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। मेकल क्या था, तो अमरकंटक प्रदेश की जाति, ठीक है। तो मूरल और मेकल क्या थी, जैसे नर्मदा नदी के क्षेत्र में जो जाति थी ना, उस मूरल जाति को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। मेकल, अमरकंटक प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के भाग है, तो इस जाति को भी, मेकल जाति को भी अधीन कर लिया। कलिंग जो उड़ीसा है उसको अपने अधीन कर लिया। केरल जो आपको पता ही है। इसके अलावा कुंतल, कुंतल जो कांगड़ा है ना आपका, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश,
उसको अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उत्तरी मैसूर की जाति थी, उस जाति को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा पंजाब, इस पंजाब के इलाके पर भी क्या कर लिया इसने, अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना, महिपाल प्रथम की विजयों की जानकारी जो जिस सोर्स से मिलती है वो सोर्स क्या है, राजशेखर की रचना प्रचंड पांडव से है। और इसी प्रचंड पांडव को अपन क्या कहते हैं, बाल भारत के नाम से पुकारते हैं। इसमें महिपाल प्रथम की विजय, जिन क्षेत्रों की विजय की थी उन विजयों की जानकारी मिलती है, लेकिन बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण मिलती है कि इसने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया इन चीजों को। ठीक बात है। जिनमें मुरल, तो नर्मदा नदी क्षेत्र के आसपास में जो जाति निवास करती थी उसे मुरल कहते थे, उस मुरल जाति को अपने अधीन कर लिया। मेकल जाति जो अमरकंटक की पहाड़ी है उनके आसपास में निवास करती थी, उसे अपने अधीन कर लिया। कलिंग उड़ीसा को कहते हैं कि इसे अपने अधीन कर लिया। केरल को अपने अधीन कर लिया। कुंतल जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की जाति कुतुल, उसको अधीन कर लिया कुंतल। उत्तरी मैसूर की जाति को अपने अधीन कर लिया। साथ में उसने पंजाब की विजय प्राप्त की। ठीक बात है। अब ध्यान रखना, इन्हीं विजयों के बाद विजयों के कारण राजशेखर ने महिपाल प्रथम को क्या कहता है, आर्यवर्त का महाराजा धीराज की उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है, आर्यवर्त का महाराजा धीराज की उपाधि। आर्यवर्त की विजय कर ली इसने, ये मुरल, मेकल, कलिंग, केरल, कुंतल, कुतुल और पंजाब के क्षेत्रों की इस विजय प्राप्त करके इसने अब क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। अब देखो इन विजयों की जानकारी देने वाले कुछ और भी सोर्स है। उन सोर्स में कहा गया है कि जैसे इसने कुछ प्रदेशों, जैसे कहते हैं कि इन्होंने राष्ट्रकूट शासकों से उनके कुछ प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। तो इन सोर्सेज जैसे 400 अभिलेख भी इस चीज की पुष्टि करता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे ये देखें कि इन विजयों की पुष्टि के लिए कौन से और सोर्स है जिनमें यह कहा गया कि हाँ इसने इन क्षेत्रों की विजय प्राप्त की थी। तो ये तो थे आपके महिपाल प्रथम की विजयों की जानकारी, और जो कहां से मिली अपन को, प्रचंड पांडव से, जिसको बाल भारत कहा जाता है। अब देखिए इनकी पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण है अपने पास, उन प्रमाणों को देखते हैं अपन कि उस समय के जो प्रसिद्ध या समकालीन शासक महिपाल प्रथम के हरिसेन और इसके अलावा क्षेमेश्वर, इन्होंने क्या किया, कुछ ग्रंथ लिखी। ठीक है। तो देखिए महिपाल प्रथम के समकालीन कौन, एक तो क्षेमेश्वर। क्षेमेश्वर ने प्रचंड कोशिकम ग्रंथ में महिपाल प्रथम की राष्ट्रकूटों के विरुद्ध कर्नाट विजय की जानकारी देता है। और इसकी पुष्टि 400 अभिलेख से होती है। ठीक है। क्षेमेश्वर ने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा प्रचंड कोशिकम। ठीक है।
इस प्रचंड कौशिकम ग्रंथ में क्या बताया इसने कि महिपाल प्रथम ने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध एक विजय प्राप्त की थी जिसे कहते हैं कर्नाट विजय। और इस कर्नाट विजय की जानकारी देता है प्रचंड कौशिकम। और इसकी पुष्टि किस अभिलेख से हो रही है? 400 अभिलेख से। यानी संभव तो हो सकता है कि महिपाल प्रथम ने राष्ट्रकूटों से कुछ क्षेत्र उनसे अपने अधीन कर लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रचंड पांडव में केरल विजय की जानकारी देता है, तो हो सकता है कि उसने उन क्षेत्रों को विजित कर लिया हो। तो इसकी पुष्टि के लिए क्षेमेंद्र का प्रचंड कौशिकम ग्रंथ है। ठीक बात है। और इसकी पुष्टि साथ में कौन करता है? 400 अभिलेख भी करता है जो प्रत्यारोप से संबंधित है। फिर इसके बाद में ध्यान रखना, इसी के समकालीन महिपाल प्रथम के समकालीन काठियावाड़ में एक प्रसिद्ध कवि है हरिसेन। हरिसेन ने कौन से ग्रंथ की रचना की? वही 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में वृद्ध कथा कोश की रचना की। 10वीं शताब्दी में किस ग्रंथ की रचना की? वृत्त कथा कोश की रचना की। ध्यान रखना, इसी 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के फारसी के भूगोलवेता फारसी के भूगोलवेता के ग्रंथ हुदूद उल आलम हुदूद उल आलम ग्रंथ से पता चलता है कि कन्नौज के राव की आज्ञा भारत के अनेक शासक मानते थे। राव की आज्ञा भारत के अनेक शासक मानते थे। ठीक बात है। तो इस ग्रंथ से पता चलता है कि जो कन्नौज का राव यानी कन्नौज का शासक कौन? महिपाल प्रथम, इसकी आज्ञाओं का पालन भारत के बहुत सारे शासक करते थे। इसका मतलब क्या होता है कि संभवतः बहुत सारे शासक उसकी अधीनता में थे। हो सकता है कि उसकी विजय की जो जानकारी दी गई है प्रचंड पांडव में वो सही हो, लेकिन इससे जरा अपने पास कोई प्रमाण नहीं है भाई, लिखित कोई अभिलेखिक साक्ष्य भी नहीं है, ना कोई और साक्ष्य है, लेकिन ये छोटे मोटे और साक्ष्य हैं जिनसे ये तो प्रमाणित होता है कि संभवतः महिपाल प्रथम ने अपने क्षेत्र को विस्तृत किया, बहुत सारे शासकों को, बहुत सारी जातियों को अपने अधीन किया। इसी कारण तो राजशेखर ने उसे क्या कहा? आर्यवर्त का महाराजा अधिराजा का। देखो इस बात से अपन को पता चलता है कि जिस शासक महिपाल प्रथम का उज्जैन और कन्नौज राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, कन्नौज और उज्जैन, जिसको राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, उसको उसने वापस से उसी वैभव की ओर पहुंचा दिया अधिकार करके। तो आप सोचिए, अगर ये हताश हो जाता, ये महिपाल प्रथम हताश हो जाता उस हार से, उन नगरों को नष्ट कर दिया गया था, उन हार से हताश हो जाता, तो क्या वो ये कर पाता? नहीं कर पाता। तो बेटा आप भी इससे कुछ सीख सकते हो कि कभी भी अपन को हार नहीं माननी है, अपन को ये नहीं स्वीकार करना है कि अपन से कुछ नहीं होगा। अरे कोशिश करेंगे तो जीरो से तो कुछ अधिक होगा अपने पास, कुछ नहीं होगा तो जीरो से कुछ अधिक होगा। तो ध्यान रखिए, हमेशा कोशिश करें, बिना ऐसे नहीं बैठे, कोशिश करते रहें। देखिए, तो ये अपन को सीधी बात होता है, इतिहास तो यही तो करता है कि इतिहास हमको ये चीजें सिखाता है कि अपन को करना क्या है, भविष्य में अपन को करना क्या है। तो अपन इनसे सीख सकते हैं कि देखो महिपाल प्रथम ने अपने उज्जैन और कन्नौज नगर के नष्ट हो जाने के बाद में भी उसने क्या किया? इन नगरों को दोबारा अधिकार किया, इनको वापस उस वैभव में पहुंचाया, और पहुंचाने के साथ साथ उसने अपने आसपास की जो जातियां हैं, शासक, उनको अपने अधीन किया और आर्यवर्त का महाराजा अधिराज कहलाया। ठीक बात है। तो ये
10वीं शताब्दी का एक फारसी भूगोलवेता है। भूगोलवेता कौन है ये तो अपन को कोई प्रमाणित जानकारी अपने पास मिलती नहीं है, लेकिन उसके ग्रंथ हुदूद उल आलम ग्रंथ से पता चलता है कि कन्नौज के राव की आज्ञा का पालन बहुत सारे शासक करते थे। ठीक बात है। इसी के समय महिपाल प्रथम के समय हरिशेन ने 10वीं शताब्दी में क्या लिखा, वर्त कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। और क्षेमेश्वर ने क्या किया, प्रचंड कोशिकम नामक ग्रंथ में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध कर्नाट विजय की जानकारी देता है। तो अब एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। तो ये ध्यान रखना, क्षेमेश्वर ने कौन सी रचना की, उसमें क्या जानकारी मिलती है। और इसके समकालीन हरिशेन ने एक वृत्त कथा को उस ग्रंथ की रचना की थी। और 10वीं शताब्दी के फारसी इतिहास भूगोलवेता से, जिसका ग्रंथ हुदूद उल आलम से भी अपन को कन्नौज के राव के विजयों की जानकारी अपन को मिलती है। वो कहता है कि कन्नौज के राव की आज्ञा का पालन भारत के अधिकांश शासक करते थे, जिससे पता चलता है कि हाँ, कि महिपाल प्रथम ने बहुत सारे शासकों को अधीन कर रखा था। अब देखिए महिपाल प्रथम के समय, इसके समय अरब यात्री अल मसूदी भारत यात्रा पर आया। तथा उसने, यानी किसने, अल मसूदी ने महजूल उल जवाब, महजूल जवाब या महजूल उल जवाब नामक ग्रंथ की रचना की। यानी अपनी यात्रा का विवरण किस रूप में लिखा, महजूल उल जवाब या महजूल जवाब। ठीक है, उल लगाने की जरूरत नहीं है, लगा लो आप तो महजूल उल जवाब या महजूल जवाब भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उस ग्रंथ में क्या किया इसने, भारत की यात्रा के बारे में लिखा। और वह कहता है, क्या कहता है, ये अल मसूदी कहता है, अल मसूदी कहता है कि, क्या कहता है, बौर, क्या, बौर यानी महिपाल प्रथम ने 4 सेनाओं का गठन किया। उस प्रत्येक सेना में 7 से 8 लाख सैनिक थे। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया। क्या कहता है वो, अल मसूदी कहता है कि बौर यानी महिपाल प्रथम ने, वो महिपाल प्रथम को बौर कहता है। ठीक है, 4 सेनाओं के गठन की जानकारी देता है। और वह कहता है कि उसकी प्रत्येक जो 4 सेनाएं थी, उनमें प्रत्येक में क्या था, 7 से 8 लाख सैनिक हुआ करते थे। उन सैनिकों को उन्होंने क्या किया, उन अलग अलग सेनाओं को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया। उसने पहले नियुक्ति उत्तर पश्चिम में एक सेना की नियुक्ति, एक सेना तो कहां पर, उत्तर पश्चिम में मुसलमानों के विरुद्ध नियुक्त की। ठीक है, वो एक कहता है, एक सेना बलहरा यानी राष्ट्रकूट शासक के विरुद्ध नियुक्त की।
तथा 2 सेनाएं आसपास के क्षेत्रों में। तो जो अल मसूदी अरब यात्री था वो भारत में किसके शासनकाल में यात्रा पर आया? तो महिपाल प्रथम के शासनकाल में यात्रा में आया, और उसने अपने यात्रा वृत्तांत को किस रूप में लिखा, किस किताब में लिखा? महजुल जवाब में लिखा। और अल मसूदी कहता है कि बऊर यानी महिपाल प्रथम प्रतिहार शासक बऊर, ये महिपाल प्रथम ने 4 सेनाओं का, 4 विशाल सेनाओं का गठन किया था। उन सेनाओं में क्या थे? प्रत्येक सेना में 7 से 8 लाख सैनिक हुआ करते थे, और इन्हें वो अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त करता है। यानी वो कहता है कि उसके पास बहुत विशाल सेनाएं हुआ करती थी, ये इतना शक्तिशाली था। तो इन सेनाओं को, एक सेना को तो उसने किस ओर लगाया? उत्तर पश्चिम के मुसलमानों के विरुद्ध लगा दिया। और वो कहता है ये तो सब इससे पहले आया, सुलेमान भी ये कहता है कि प्रतिहार शासक मुसलमानों क्या है? सबसे बड़ा, अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। तो अरबों के विरुद्ध लगा दिया एक सेना। तो एक सेना बलहरा या राष्ट्रकूट शासक के विरुद्ध लगाई, हो सकता है इसी सेना ने कर्नाट विजय प्राप्त की हो, ठीक बात है। और 2 सेनाएं आसपास के क्षेत्रों में, अपनी राजधानी में आसपास के क्षेत्रों में रखी। तो इतनी विशाल सेनाओं का गठन करना हो सकता है कि उनकी विजयों की ओर एक संकेत है, ठीक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि हाँ, निश्चित तौर से उसने क्या की होगी? इन क्षेत्रों की विजय की होगी, क्योंकि ये अल मसूदी भी ये बात कहता है कि उसने 4 सेनाओं का जो गठन किया था उसमें 7 से 8 लाख सैनिक प्रत्येक सेना में हुआ करते थे। तो इतनी विशाल सेनाओं का संचालन महिपाल प्रथम ने किया। लेकिन देखिए, महिपाल प्रथम के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? जो प्रतिहार सत्ता थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? पतन की ओर जाने लगी। और क्या हुआ? धीरे धीरे जो प्रतिहार शासकों की जो शासन सत्ता थी वो नष्ट होने लगी। तो उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। लेकिन महिपाल प्रथम की इन विजयों की जानकारी और कौन से क्षेत्रों की विजय प्राप्त की थी, उसके समकालीन इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, तो उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी महिपाल प्रथम की कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो कि प्रतिहार एम्पायर है वो किस प्रकार डिक्लाइन होता है, किस प्रकार नष्ट होता है, उसके आने वाले शासक कितने कमजोर थे, ठीक है। फिर उस बाद अंत में जाकर कहते हैं कि महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उन आक्रमणों के कारण भी प्रतिहार सत्ता नष्ट होने के कगार पर थी। तो ठीक है, उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले। तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी।